चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? व्हाट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन? चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? हाँ, क्या होता है चेन ऑफ इन्फेक्शन? चेन ऑफ इन्फेक्शन याद है आपको? होस्ट, Yes, रिजर्वॉयर, ma'am. Yes, मोड ma'am. ऑफ ट्रांसमिशन, Portal of यही तो है entry, चेन ऑफ इन्फेक्शन में। portal of exit, portal of entry. कैसे इन्फेक्शन Yes, ट्रांसमिट होता है एक ऑर्गेनाइज्म से दूसरे ऑर्गेनाइज्म में, दैट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन। हाउ द infection is being transmitted from one person to another person. An infection is the invasion of susceptible hosts by pathogens or microorganisms resulting in disease. Nature of infection. Infection क्या है? Infection is an invasion of the susceptible host by pathogens or microorganisms resulting in disease. तो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन वो होता है कि जब ससेप्टिबल होस्ट में पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर ले और उसकी वजह से डिजीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ससेप्टिबल होस्ट? ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है? मैम मैम जिन्हें जिनको डिजीज इन्फेक्शन होने होने के के चांसेस चांसेस होते हो। हैं। हाँ, जिस जिस ससेप्टेबल होस्ट वो होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे कि ससेप्टेबल होस्ट में कौन कौन आएगा? जो जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे ओल्ड एज वाले, ओल्ड जो लोग हो गए जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, या फिर जो बच्चे हो गए जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, या फिर आप कह सकते हो जिन्हें दूसरी कोई बीमारी हो रही है। तो ये सारे लोग क्या हैं? ये लोग ससेप्टेबल होस्ट हैं। इनको जब पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडी पे जब अटैक करता है और उसकी वजह से डिजीज हो जाती है तो तब हम उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। डिफरेंस बिटवीन कोलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन। कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन में फ़र्क होता है। कोलोनाइजेशन का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होस्ट की बॉडी में एंटर हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वहाँ पे वो ग्रो होने लगे हैं, मल्टीप्लाई होने लगे हैं, कॉलोनीज उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने किसी भी टिश्यू को डैमेज नहीं किया या किसी भी टिश्यू के ऊपर किसी भी टिश्यू को इन्वेड नहीं किया, उसके फंक्शन को खराब नहीं किया। दैट इज कोलोनाइजेशन। समझ आई बात? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनीज बनाना मतलब वो ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर में इंक्रीज होते हैं। तो दैट इज नोन एज कोलोनाइजेशन। और जब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, उस दौरान वो किसी भी टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करते। और टिश्यू को डैमेज नहीं करेंगे तो कोई साइन एंड सिम्टम्स नज़र नहीं आएगा। कॉलोनाइजेशन वो होता है। लेकिन अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने नंबर में बढ़ चुके हैं और उन्होंने टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है और टिश्यू के फंक्शन को ऑल्टर करने लगे हैं, टिश्यू के फंक्शन को चेंज करने लगे हैं, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो तब हम उसको बोलेंगे इन्फेक्शन। समझ में आई बात? इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ वो होती है जब पैथोजेंस मल्टीप्लाई करते हैं और नॉर्मल टिश्यू के फंक्शन को ऑल्टर कर देते हैं। दैट इज नोन एज इन्फेक्शन। समझ आ रही है बात? If Yes, an ma'am. infectious disease can be transmitted directly from one person to another, it is termed as communicable disease. और इन्फेक्शियस डिजीज़ एक दूसरे से जब ट्रांसफ़र होती है तो इसको हम एक पर्सन से दूसरी पर्सन में जब ये ट्रांसफ़र होती है तो इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं।
If the pathogen multiply and cause clinical sign and symptoms, the infection is symptomatic. और जब पैथोजेंस मल्टीप्लाई करते हैं और वो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देते हैं तो तब हम इसको बोलते हैं कि इन्फेक्शन सिम्टोमैटिक है। कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन में सिम्टम्स नज़र नहीं आते पर बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, तो तब हम उसको बोलते हैं कि इन्फेक्शन इज एसिम्प्टोमैटिक। इफ द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट, द इलनेस इज टर्म्ड एज एसिम्प्टोमैटिक। तो कई बार आपने सुना होगा कोविड पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं लेकिन उनके कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, तो मतलब कि इन्फेक्शन जो है एसिम्प्टोमैटिक है। और अगर साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो मतलब इन्फेक्शन जो है सिम्प्टोमैटिक। क्लियर है? यस मैम। Now the chain of infection. The presence of pathogen does not mean that an infection will occur. हाँ, तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी के बॉडी में पैथोजेंस प्रेजेंट है, अगर बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन होगा ही। ठीक है, इन्फेक्शन तब होता है जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करने लगते हैं सेल पर और बॉडी के टिश्यूज़ पर, और वो नंबर में बढ़ जाते हैं और फिर उसकी अटैक करने की वजह से साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये इन्फेक्शन है। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आए दिन हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन अटैक करते हैं, लेकिन वो कई बार अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो कई बार वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। Infection occurs in a cycle that depends on the presence of all of the following elements. तो इन्फेक्शन क्या है? ये एक साइकिल में होता है और हर एक एलिमेंट होने की ज़रूरत है। जब इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में तो हर एक एलिमेंट होना ज़रूरी होता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ इन्फेक्शन है। एन इन्फेक्शियस एजेंट, चेन ऑफ इन्फेक्शन में एक इन्फेक्शियस एजेंट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, रिजर्वॉयर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, पोर्टल ऑफ एग्जिट होना ज़रूरी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होना ज़रूरी है, पोर्टल ऑफ एंट्री होना ज़रूरी है और एक ससेप्टेबल होस्ट होना ज़रूरी होता है। तो एक एक करके देखते हैं व्हाट इज ऑल दीज एलिमेंट्स इन डिटेल। Infectious agents or pathogens. Microorganisms include bacteria, viruses, fungi and protozoa. तो इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। ये सब क्या है? ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। The potential for microorganisms or parasite to cause disease depends on the number of the microorganisms present, their virulence और एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजीज़। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में होते तो हैं, लेकिन हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ नहीं कॉज कर सकता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ तभी कॉज कर सकते हैं अगर उनका नंबर ज़्यादा हो। सबसे पहली बात तो ये है, अगर उनका नंबर बॉडी में ज़्यादा हो तब, और अगर उनकी वायरुलेंस ज़्यादा हो तब। वायरुलेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वायरुलेंस? मैम टॉक्सिसिटी। पैथोजेनिसिटी। क्या? वायरुलेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी टू कॉज डिजीज। अगर उनकी एबिलिटी है टू कॉज द डिजीज, अगर वो ज़्यादा है तो किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज़्यादा है तब इन्फेक्शन हो सकता है। देयर एबिलिटी टू एंटर एंड सर्वाइव इन द होस्ट, तो अगर वो होस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, एंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट, और अगर होस्ट की इम्यूनिटी लो है तो तब वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ नहीं कॉज कर सकता। अगर उसका नंबर ज़्यादा है, वायरुलेंस ज़्यादा है,
वो एंटर करके होस्ट के अंदर सरवाइव कर पाते हैं, होस्ट की इम्यूनिटी लो है तभी वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर इज अ प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, मल्टीप्लाई एंड अवेट ट्रांसफर टू अ ससेप्टेबल होस्ट। तो रिजर्वॉयर वो जगह होती है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, वो जी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और वो वेट करते हैं दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होने के लिए। तो रिजर्वॉयर कौन कौन सी चीज़ों को हम रिजर्वॉयर बोल सकते हैं? ह्यूमन बींग्स को हम रिजर्वॉयर बोल सकते हैं, एनिमल्स को हम रिजर्वॉयर बोल सकते हैं, इंसेक्ट्स को रिजर्वॉयर बोल सकते हैं, फूड को, वाटर को, ऑर्गेनिक मैटर को, फॉर्माइट्स को, इन सारी चीज़ों को हम रिजर्वॉयर बोल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्माइट्स? फॉर्माइट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्माइट्स? ये तो मैंने आपको टर्म्स बहुत बार पढ़ा दिए हैं। क्या होता है फॉर्माइट्स? मैम those objects carry infections या material। क्या? मैम those objects or material which carry infection। हाँ, those objects or materials which are used by the patient and can carry infection। carry pathogens। ठीक है, जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट पेशेंट यूज करता है, जैसे कि पानी पीने का ग्लास हो गया, ठीक है, या फिर पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क हो गया, तो ये जो चीज़ें पेशेंट यूज़ करता है और ये इन पे पैथोजेंस हो सकते हैं, उन्हें हम फॉर्माइट्स बोलते हैं। क्लियर है? और कौन हो सकता है रिजर्वॉयर? ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, फूड पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, सर्वाइव भी करते हैं और ट्रांसफ़र होने का वेट भी करते हैं। कई बार जो खाना अगर सड़ जाता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और गलती से वो हम खा लेते हैं, तो वहाँ से खाने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खाने में प्रेजेंट थे वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। वाटर में भी ऐसे ही होता है। एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑन इनएनिमेट सर्फेसिस, जिससे हम फॉर्माइट्स बोलते हैं। ठीक है। Frequent reservoir for healthcare associated infection include healthcare workers, especially their hands। तो हॉस्पिटल में रिजर्वॉयर कौन होता है? हम होते हैं, हमारे हाथ। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके जो हाथ होते हैं वो होते हैं रिजर्वॉयर। पेशेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड द एनवायरनमेंट। तो पेशेंट, उनके इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये रिजर्वॉयर है। समझ में आ रही है बात? To thrive, organisms require a proper environment including appropriate food, oxygen, water, temperature, pH and light। तो जीने के लिए सबको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी सर्वाइव और मल्टीप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जो उन्हें रिजर्वॉयर में मिलना चाहिए। और वो प्रॉपर एनवायरनमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? जैसे कि अप्रोप्रिएट फूड, ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर, पीएच, लाइट। तो ये सारे प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जिससे वो सरवाइव कर सकते हैं किसी भी रिजर्वॉयर में और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट या पोर्ट ऑफ एग्जिट। अब पोर्ट ऑफ एग्जिट क्या होता है? पोर्ट ऑफ एग्जिट वो जगह है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिजर्वॉयर में से निकलते हैं। ठीक है, रिजर्वॉयर में से निकलते हैं और दूसरे होस्ट में एंटर होते हैं।
After microorganisms find a site to grow and multiply, they need to find a port of exit if they are to enter another host and cause disease. तो पोर्ट ऑफ एग्जिट ज़रूरी होता है अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी और की बॉडी में एंटर होना है, तो उसके पास एक पोर्टल ऑफ एग्जिट होना चाहिए जहाँ ताकि वो रिजर्वॉयर में से निकल सके। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या क्या होता है, जैसे कि ब्लड हो गया, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ट्रांसप्लासेंटल, ये सब क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पोर्टल ऑफ एग्जिट कैसे होते हैं, अगर स्किन में कोई ब्रेकेज है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन में कोई ब्रेकेज है, तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल सकते हैं, ब्लड के साथ निकल सकते हैं, या अगर कोई डिस्चार्ज है, पस है, तो पस के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलेंगे। फिर उस ब्लड को या पस को किसी ने हाथ लगा दिया और उसने अपने हाथ को या तो धोया नहीं और उसी हाथ से उसने खाना खा लिया, या फिर उसी हाथ से उसने अपने आईज को रब कर दिया, या अगर उसके उंगली में थोड़ा सा कट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी में फिर एंटर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पैथोजेंस दैट इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक सच एज द इन्फ्लुएंजा वायरस आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और कफ। और रेस्पिरेटरी ट्रैक भी एक पोर्टल ऑफ एग्जिट हो सकता है। कैसे? जब भी कोई खांसता है या छींकता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी से एग्जिट हो जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक में जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट है तो वो यूरिन के साथ निकल जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो सलाइवा में प्रेजेंट है या फिर स्टूल्स में प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो स्टूल के साथ निकल जाते हैं। Reproductive tract, organisms such as Neisseria gonorrhoeae and HIV exit through a man's urethral meatus or women's vaginal canal during sexual contact. तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट से एग्जिट करके और किसी और पर्सन में एंटर कर सकते हैं। ब्लड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड अगर किसी को कट लगता है तो ब्लड के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल सकते हैं बॉडी से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिट तो हो गए बॉडी में से या रिजर्वॉयर में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिट तो हो गए, बट अब उन्हें ट्रांसफ़र होना है। तो ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, मोड होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बहुत सारे मोड होते हैं ट्रांसमिशन के। सबसे पहले कॉन्टैक्ट से सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। या तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रख रहे हो किसी ऐसे आदमी से जिसे इन्फेक्शन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे कि आप उससे हाथ मिला रहे हो, हग कर रहे हो उसे, या फिर आप किस कर रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है, आप जैसे पेशेंट ने जिन जिन चीज़ों को यूज़ किया उन चीज़ों के ऊपर कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, फिर आप उन चीज़ों को हाथ लगाते हो तो वहाँ से आपको इन्फेक्शन आ रहा है, तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। समझ में आई बात?
What is direct contact and what is indirect contact? Yes, ma'am. Droplet infection, large particles that travel up to 3 feet during coughing, sneezing or talking and come in contact with susceptible host. तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ड्रॉपलेट में, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कफिंग और स्नीजिंग के साथ हमारे मुंह से निकलते हैं, वो पार्टिकल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं, किसी भी सरफेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने छींका या खांसा और उसके साथ साथ पार्टिकल्स निकले और ये पार्टिकल्स जो हैं आइदर टेबल के ऊपर अगर उसने छींका खांसा तो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, फिर कोई और उसको टच करेगा या कोई और वहाँ पे आसपास होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बॉडी में एंटर कर लेंगे। एयरबोर्न में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं ये एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। व्हीकल बोन, व्हीकल बोन क्या होता है? कंटामिनेटेड आइटम्स, कंटामिनेटेड आइटम्स की वजह से फैल सकता है इन्फेक्शन, वाटर की वजह से, ड्रग्स की वजह से, ब्लड की वजह से, फूड की वजह से, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड। वेक्टर बोन, वेक्टर बोन क्या होता है? जैसे कि मॉस्किटो हो गया, लाउस हो गया, फ्ली हो गया, ये वेक्टर्स हैं। मलेरिया, मलेरिया वेक्टर बोन डिजीज होता है। डेंगी, डेंगी भी वेक्टर बोन डिजीज है। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमें मिल गया तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में एंटर होना ज़रूरी है। तो अलग अलग जगहों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट की स्किन में एंटर हो सकते हैं, स्किन से एंटर हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर हो सकते हैं, ओरल रूट से एंटर हो सकते हैं। ससेप्टेबल होस्ट, ना ससेप्टेबल होस्ट क्या है? ससेप्टेबिलिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस टू पैथोजेन्स। तो ससेप्टेबिलिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस टू पैथोजेन। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल कितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक सकता है एंटर होने से, that is known as susceptibility. Although everyone is constantly in contact with large number of microorganisms, an infection does not develop until an individual becomes susceptible to the strength and the number of the microorganisms. अब हमारे अंदर या हम रोज़ाना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन इन्फेक्शन तभी डेवलप होता है अगर हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए या फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत ज़्यादा है। A person's natural defenses against infection and certain risk factors, example age, nutritional status, presence of chronic disease, trauma and smoking. तो किसी भी शख्स की जो नेचुरल डिफेंस होती है अगेंस्ट इन्फेक्शन, जैसे कि और नेचुरल डिफेंस मतलब कि जो इम्यूनिटी होती है वो अगर वीक है और कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे कि पेशेंट की एज या तो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ट्रॉमा, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ससेप्टिबिलिटी पे अफेक्ट करती है। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन हमने पढ़ा, आप देख सकते हो ये इन्फेक्शियस एजेंट है, रिजर्वॉयर है, ये पोर्टल ऑफ एग्जिट हो रहा है, पोर्टल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है, पोर्टल ऑफ एंट्री, और ये ससेप्टिबल होस्ट है। नाउ वी नीड टू ब्रेक दिस चेन ऑफ इन्फेक्शन। हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है कि हम इस चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करें। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है?
क्या करना चाहिए? चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या करना चाहिए? बीएससी फर्स्ट ईयर्स, आई होप यू पीपल आर नॉट स्लीपिंग। मैम जो पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहा है उसे आइसोलेट करके, हैंड हाँ, वॉशिंग वेरी करके, गुड, आइसोलेट कर सकते हैं, और ठीक है। और और मैम और हैंड वॉशिंग करके भी। हैंड और मैम वॉशिंग, ये सबसे बड़ी चीज है, हैंड वॉशिंग। ओके, फिर और क्या कर सकते हैं हम? और मैम प्रॉपर इक्विपमेंट को स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्ट करके, हाँ, प्रॉपर एसेप्टिक स्टेरिलाइजेशन, टेक्निक को एसेप्टिक अडॉप्ट करके। टेक्निक्स अपना सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ले सकते हैं बाय वियरिंग आइस गाउन, बाय वियरिंग ग्लव्स, मास्क, और मैम बैरियर प्रॉपर टेक्निक। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी करके कर वेरी सकते हैं। गुड, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अपना सकते हैं, ओके। इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई दी ऑर्गेनाइजम। अगर हमें ये पता होगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजम है तो हम उसे उस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो हम इसको इसी तरीके से प्रिवेंट करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर नहीं होने देंगे मास्क लगाकर, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या, कहाँ पे वो सरवाइव करता है, कहाँ पे अटैक करता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रिजर्वॉयर के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिजर्वॉयर के लिए हम इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, स्टाफ को इम्यूनाइजेशन करवाएं, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, ये सारी चीज़ें अपना सकते हैं। पीपीई, हैंड वॉशिंग, वेस्ट डिस्पोजल, ये सब हम मोड ऑफ एग्जिट के वक्त ध्यान रख सकते हैं कि प्रॉपर पीपीई पहन के रखें, हैंड वॉशिंग करें बार बार। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के वक्त हम फूड हैंडलिंग अच्छे से करेंगे, आइसोलेट कर देंगे पेशेंट को ताकि ट्रांसफ़र ना हो, हैंड वॉशिंग करेंगे। पोर्टल ऑफ एंट्री के वक्त अगेन एसेप्टिक टेक्निक अपनाएंगे, पीपीई पहनेंगे। ससेप्टेबल होस्ट, एक तो हम सारे जितने भी लोग हैं जो रिस्क पर होते हैं उन सबको हम या तो आइसोलेट कर देंगे या उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलेंगे, जैसे मास्क पहने, या फिर उनके जो अंडरलाइंग डिजीज़ है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो रही है उस डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ वाइटल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। तो अगर हमें इन्फेक्शियस प्रोसेस पता है तो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। When the patient acquires an infection, observe for signs and symptoms of infection and take appropriate actions to prevent its spread. Infection follow a progressive course. तो इन्फेक्शियस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती है? इंक्यूबेशन पीरियड आता है। सबसे पहले जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर करते हैं और जब तक वो पहला साइन एंड सिम्टम दिखाते हैं तब तक के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। Is that clear? It is the interval between the entrance of the pathogens in the body and appearance of the first symptom. जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर करते हैं और जब वो अपना फर्स्ट सिम्टम्स दिखाते हैं उसके बीच का जो इंटरवल है दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Prodromal stage. Prodromal stage is the interval from the onset of non-specific sign and symptoms to more specific sign and symptoms. अब स्टार्टिंग में पेशेंट नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स दिखाएगा. नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स मतलब फीवर होना, थकान होना, ये सारी चीज़ें तो हर डिजीज कंडीशन में नज़र आती है, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स. बाद में आहिस्ते आहिस्ते जाके वो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स दिखाने लगता है, जैसे जो डिजीज़ में एक्चुअली होने चाहिए. तो it is the interval from the onset of non-specific sign and symptoms to the more specific sign and symptoms. Illness stage. Illness stage क्या होता है? Illness stage वो होता है, it is the interval when the patient manifests sign and symptoms specific to the type of infection. For example, strep throat is manifested by sore throat, pain and swelling. Mumps is manifested by high fever, parotid and salivary swelling. तो illness stage क्या है? जब patient specific sign and symptom दिखाने लगता है, that stage is known as illness stage. Convulsion stage, जब patient जो है पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं लेकिन वो रिकवर कर रहा है, दैट इज द कन्वल्सेंस पीरियड. फॉर एग्जांपल पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स तो खत्म हो गए कोरोना वायरस के, लेकिन अभी भी थोड़ी सी थकान होती है पेशेंट को, फटीग है, ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड है? कन्वल्सेंस पीरियड है. If the infection is localized, the patient usually experience localized symptoms such as pain, tenderness and redness at the wound site. और अगर infection localized है, localized infection और systemic infection में क्या फ़र्क होता है? What do you understand by localized and systemic? दोनों में क्या फ़र्क होता है? हाँ? I have taught you this. Localized infection और systemic infection क्या फ़र्क होता है? Ma'am, localized infection limited to a relatively small area of the body, and systemic spread throughout the body by blood or limb. कहाँ से पढ़ के बता रहे हो गुंजन? मैं पढ़ के नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ कि लोकल वाला जो होगा हमारा वो सिर्फ एक ही एरिया में. मैंने मैम एग्जांपल दिया है बाय ब्लड और लिम्फ, क्योंकि मोस्टली क्या बोलते हैं ब्लड इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू ही स्प्रेड होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारी होल बॉडी में मतलब चलता रहता है. तो ये तो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स है इन्फेक्शन को कैरी करने के लिए. में आपको साइन एंड सिम्टम्स सिर्फ लोकली नजर आएंगे, ठीक है. सिस्टमिक इन्फेक्शन में आपको साइन एंड सिम्टम्स जो है पूरी बॉडी में, जैसे फीवर होगा, आपको सिस्टमिक पूरी बॉडी अफेक्टेड होगी, पर लोकलाइज में एक जगह पर ही आपको साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे. Use standard precautions, appropriate PPE and hand hygiene when assessing the wounds. तो जब भी हम वुंड को असेस कर रहे हैं, किसी के घाव को देख रहे हैं, तो प्रॉपर PPE का इस्तेमाल करना है, हैंड हाइजीन रखना है और एसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं या वुंड को देख रहे हैं, तो वुंड को असेस कर रहे हैं. तो फिर एन infection that affects the entire body instead of a just single organ or part is systemic. तो जब पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है इन्फेक्शन एंड कैन बिकम फैटल इफ अनडिटेक्टेड एंड अनट्रीटेड. तो अगर पूरी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है देन इट इज नोन एज दी सिस्टमिक, और अगर एक ही एरिया में या एक ही ऑर्गन में है देन इट इज नोन एज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन. दैट्स ऑल विद द टॉपिक. I hope you understood. Yes, ma'am. Tina, tell me the chain of infection. Chain of infection बताओ टीना. Yes, ma'am.
चेन ऑफ इन्फेक्शन बताओ। चेन ऑफ इन्फेक्शन बताओ टीना। प्रणम, प्रणम, चेन ऑफ इन्फेक्शन। Please tell me the chain of infection, Purnam. Anyone? मैम Mahi, tell me. मैम रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ नहीं, सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आता है? इन्फेक्शन इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, फिर रिजर्वायर, फिर एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, सिस्टमिकल होस्ट। वेरी गुड, okay. So you can go for your next class now. It's time. ओके मैम।